बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे, वज़ीर आज़म ने महंगाई का जिक्र किया और चूँकि ये मामला आवाम के साथ मुताल्लिक़ है, महंगाई से हर तबका मुतासर है और इस वक्त लोग इधर उधर की सुनने की बजाय वो ये सुनना चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान महंगाई के हवाले से क्या बात कर रहे हैं और क्या फ़ैसले कर रहे हैं। तो उन्होंने महंगाई पर वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि उन्हें एहसास है कि आवाम जो है इस वक्त तकलीफ़ में है महंगाई की वजह से, लेकिन साथ वजाहत भी दी कि आलमी सतह पर जो कीमतों में इजाफा हुआ उसकी निस्बत हमने मुख्तलिफ अशिया बिलखुसूस गंदम और पेट्रोल मसनूआत का उन्होंने जिक्र किया कि उसमें हमने कम इजाफा किया, इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने तो ये बात कर दी, लेकिन नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया और एक साल के लिए ₹1.72 जो है वो कीमत में इजाफा कर दिया गया है और आइंदा जो बिजली की कीमत में जो इजाफा हुआ है कितना हुकूमत को फ़ायदा होगा, आवाम पर क्या बोझ आएगा, इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज पार्टी तर्जमानों का भी इजलास हुआ और कुछ अहम फैसले पेंडोरा लीक्स के हवाले से जो है वो सामने लाए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। उस पर भी हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ने उस पर क्या एक्शन लिया है और इसी पर आज हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी गुफ्तगू की है, वो भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और फिर मुल्क में जो डेंगू का ज़ोर बढ़ रहा है उस पर भी बात करेंगे। जातरी साहब, सबसे पहले तो आज वज़ीर आज़म ने महंगाई का जिक्र हम अक्सर अपने प्रोग्राम में करते हैं और ज़ाहिर है हम इसको प्रायोरिटी पर इस पे बात करते हैं क्योंकि ये आवाम का मामला है। रोज़ाना आपको हज़ारों लोग मिलते हैं, आपको मैसेज करते हैं, आपको सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करते हैं, हमें मिलते हैं, तो वो महंगाई ही की बात है इस वक्त आम आदमी के पेश नज़र। उन्हें किसी लीक्स से, किसी मसाइल से, किसी एहतसाब से कोई लेना देना नहीं है। आज वज़ीर आज़म ने थोड़ा सा कोशिश की है कि गरीब आदमी के ज़ख्मों पर मरहम रखी जाए और गुफ्तगू की मरहम उन्होंने रखी है और उन्होंने कहा है कि दुनिया में गंदम की कीमतों में 37% इजाफा हुआ, हमने फ़कत 12% इजाफा किया। दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 100% इजाफा हुआ और हमने फ़कत 22% इजाफा किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एहसास है आपकी तकलीफ़ का। देखें नकी साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो सारी बातें अब जो कर रहे हैं, क्या उनको ये मालूम नहीं था जब वो 136 दिन धरना दे रहे थे और रोज़ कंटेनर पे आके आवाम को एक नया ख्वाब बेचते थे, आवाम के लिए एक नई बात करते थे कि जनाब ये वाला चीज़ है, ये महंगाई है, पेट्रोल की कीमत क्यों ज़्यादा है, बाकी महंगाई क्यों है और वज़ीर आज़म चोर है और लोग टैक्स नहीं देते। ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते रहे 136 दिन और हम और आप उनको लाइव दिखाते रहे, उनके तबसरे करते रहे, उनके हक़ में बातें करते रहे। तो इसीलिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आएंगे तो कोई तब्दीली करेंगे। आज वो कहते हैं कि जी हम रियासत मदीना की तरफ जाएंगे और रियासत मदीना की तरफ मॉडल बनाएंगे। आवाम तो खुश थे ना कि रियासत मदीना बनाएं आप, और 70 साल पहले हमारे कायद ने, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा एक मीटिंग में कि हमारे कायद ने जो है वो यहाँ का शरीयत का दस्तूर बता दिया था कि पाकिस्तान का क्या दस्तूर होगा, वही होगा जो कुरान और सुन्नत में है। तो आप रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, आपने सारे ये लोगों को वादे किए, बातें की आपने, लेकिन आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई होमवर्क नहीं था। आज भी कोई होमवर्क नहीं है। शौकत तरीन साहब तो मांगे तांगे के वज़ीर हैं ना, ये तो पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, ठीक है। और आज आप कह रहे हैं कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। 3 साल की कारकर्दगी आपकी ये है कि 3 साल के बाद आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि आज महंगाई है। ये कहना कि जी दुनिया में क्योंकि 100% बढ़ गया है पेट्रोल और दुनिया में चीनी बढ़ गई है, दुनिया में गंदम बढ़ गया है, तो हमने इतनी नहीं बढ़ाई, दुनिया में आमदन भी बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक, लोगों की आमदन भी बढ़ गई है, उसी तनासब से इजाफा हुआ है, उसी तनासब से इजाफा हो रहा है। हमारे यहाँ लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, बल्कि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार हुए हैं और एक बेरोज़गार हुए हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग जो कारोबारी हजरात थे, कोरोना की वजह से उनके कारोबारों पर बहुत असर पड़ा है। और हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े लोग ऐसे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग, गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, बिल्कुल उनके पास कुव्वत ख़रीद ही नहीं है कि वो चीज़ों को ख़रीद सकें। यहाँ लोगों को रोटी पूरे करने के लाले पड़े हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि हम इक़्तिदार में
आएंगे और इन चोरों डाकुओं से पैसे वसूल करेंगे। सब लोग खुश थे कि जी इनसे पैसे वसूल करके मैं स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। लोग खुश थे। लेवी टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत पे वो बार बार बात करते थे, वो मैं ख़त्म कर दूंगा क्योंकि ये दुनिया में जो कीमतें बढ़ी हैं उसके मुकाबले में हमारी कीमतें ज़्यादा है। उस वक्त ये बात की जाती थी, उस वक्त हुकूमत ये वर्जन देती थी कि दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं तो हम क्या करें। आज मैं गया हुआ था वजारत ख़जाना में, और वजारत ख़जाना में एक दो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे ये पूछा कि क्या सूरत हाल बन रही है ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, कोई प्लान मैंने कहा चेक किया जाए कि कोई इनके पास प्लान है। तो वजारत ख़जाना के बड़े अहम लोगों ने मुझे ये बताया कि अभी महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि IMF के पास जाना है, IMF से मामला तय करने हैं, IMF से पैसे लेने हैं, तो IMF की जो शराइत हैं वो उनको पूरा भी करना है। अभी डॉलर भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। सही। प्राइम मिनिस्टर का 3 साल बाद ये सिर्फ एतराफ़ करना कि गरीब लोग तकलीफ़ में हैं, गरीब लोग, प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है ना इस इजलास में कि जनाब जहाँ अमीरों के जजीरे हों और गरीबों का समुंदर हो वो मुआशरे नहीं चला करते। तो आपने अमीरों के जजीरे ख़त्म करने के लिए, गरीबों को खड़ा करने के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुझे तो खुद बहुत कंफ्यूज लगे हैं। चाइना में जाते हैं तो कहते हैं चाइना के अख्तियार होने चाहिए, चाइना मॉडल होना चाहिए। मलेशिया में जाते हैं तो कहते हैं वहाँ का होना चाहिए। ये मुख्तलिफ ममालिक में जाके मुख्तलिफ, क्या उनके माइंड में कोई चीज़ है कि क्या करना है? आप जो फ्रंट सीट पे इस मुल्क की, इस रियासत की जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो जनाब इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं इस मुल्क को। इमरान खान साहब ने लोगों से वोट लिए हैं, इमरान खान साहब को लोगों ने वोट दिए हैं। लेकिन खान साहब जो हैं वो, उनके माइंड में क्या चीज़ है कि गरीब अवाम को कैसे उठाना चाहिए? वो ये कहते हैं जी 70 साल की करप्शन है, उसको ख़त्म करना बहुत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले इब्तदाई 40 दिन उनके उठा के, आप देख लें, उन्होंने मुल्क की बुनियादी पॉलिसियाँ तब्दील करके रख दी थी। तमाम बुनियादी पॉलिसी जो नेशनलाइज करनी थी चीज़ें वो नेशनलाइज होगी। ये कतई नज़र इस पर कि बहस हो सकती है कि फैसले गलत थे या ठीक थे, लेकिन किए तो सही ना। आपने कौन से फैसले किए हैं? आपने सारे वही जो है सियासतदान इधर उधर से मांगे तांगे हुए जो हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं, और जनाब हर गवर्नमेंट के वो फ्रंट मैन होते हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो। जनाब वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ज़ियाउल हक से स्टार्ट हुआ है और आज आप देख लें मुशर्रफ के साथ रहे हैं, काफ लीग में रहे हैं। आज जनाब आज नहीं, आप तो शफाफियत की बात कर रहे हैं, आपके तो कैबिनेट मेंबर्स के नाम फिर आ रहे हैं वो पेंडोरा लीग्स में, तो जाहिर है इस पर जब हम जाएंगे, हम जब जाएंगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि गुफ्तगू की है ना इसमें उन्होंने, तो इसी पे ये सवाल उठता है कि जनाब अच्छा, फिर आलमी सतह पर आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जिक्र कर रहे थे कि 100% वो कहते हैं वहाँ पे इजाफा हुआ और हमने तो सिर्फ 22% इजाफा किया, उसके मुकाबले में आमदनी में भी उतना इजाफा हुआ है, और फिर वो कितनी हद तक डिपेंडेंट हैं? आपके पास मुतबादल प्लान क्या है? यानी सूरत हाल तो यहाँ तक पहुँची है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी बिजली के प्रोडक्शन के यूनिट्स भी पेट्रोलियम मसनूआत पर बेस कर रहे हैं। आपने कितना हमें इस चीज़ से बाहर निकाला है? कोई मुतबादल इंतज़ाम नहीं, कोई मुतबादल पॉलिसी नहीं है। आप इस हुकूमत की पावर पॉलिसी बताएं, 3 सालों में क्या पावर पॉलिसी को आई है आपके सामने? उस पर बात करते हैं, उसमें तो और इजाफा कर दिया और ये जो है इस हुकूमत ने महंगाई, बेरोज़गारी का एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि गरीबों का समंदर, इस मुल्क में तो गरीबों का समंदर बना हुआ है। आप यहाँ से निकलें, लोग ऐसे ऐसे दुखड़े सुनाते हैं, ऐसे ऐसे दुखड़े सुनाते हैं कि आपकी आंखों में से आंसू निकल आएँ जी। आप कहें कि ये कितनी गुर्बत है। मुझे आज ही लोगों ने ये बात की, हमारे जानने वाले हैं फरहान नियाजी साहब, वो ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब आप ये बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि उन्होंने भी वोट दिया था। वो कहते हैं कि जनाब हमने तो उस वज़ीर आज़म को वोट दिया था जो 100 दिनों में तब्दीली लाएगा और हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। हमें नहीं मालूम था कि ये वज़ीर आज़म ये निकलेगा और अब हम पछता रहे हैं। फरहान नियाजी साहब ने तो इसलिए वोट दिए होंगे ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी नियाजी हैं जी, और आसफ जरदारी साहब तो बड़े बरादरी की बुनियाद पर बड़े लफ्ज़ अल्फाज को बड़े चबा के कहते थे, इमरान खान नियाजी जी। आसफ अली जरदारी साहब ने शुरू किया था काम। तो बात ये, उनको तो अब गिला नहीं करना चाहिए, उनको तो अब भुगतना चाहिए जैसे हम भुगत रहे हैं। हालात जो है ना जी, वो उसको बेहतरी की तरफ लाना ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जिम्मेदारी है कि कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिससे गरीब आदमी जो है कम अज़ कम उसकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो, रोज़गार के कोई मौके पैदा किए जाएँ, गरीब आदमी को रोज़गार मिले। दुनिया का कौन सा मुल्क है, आप मुझे बता दें, 150 से ज़्यादा मुल्क हैं अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट पर, कोई एक मुल्क मुझे ऐसा बता दें जो पनाह गाहें बनाने और यतीम खाने बनाने पर जिसने तरक्की की हो। मुल्क तरक्की करते हैं कारखाने लगाने से, फैक्ट्रियाँ लगाने से, लोगों को रोज़गार देने से। यहाँ एक तबका है
हुक्मरान तबका, वो हर जमात में है, वो हुक्मरान तबका है, उसके अपने मसाइल हैं, वो अपनी ज़िंदगी में जो है जी रहा है, और गरीब तबका जो है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान से मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है, अब या बहुत पैसे वाले लोग हैं या गरीब आदमी हैं, और जिस समाज में मिडिल क्लास नहीं होती वो समाज फिर ज़्यादा देर नहीं रह सकता, वो बिखर जाता है। बिल्कुल ठीक है, वो तो हमें हमारी मिडिल क्लास जो है उसकी कुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे सरकारी मुलाजम जो हैं वो ये मुझे बताते हैं कि 15 तारीख और 10 तारीख के बाद कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। और फिर जब वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं कि उन्हें आवाम की तकलीफ का एहसास है, वही वज़ीर आज़म के नीचे काम करने वाले जितने इदारे हैं उन्होंने फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया। उस पर थोड़ी बात करते हैं कि बिजली भी महंगी हो गई है और यहाँ पे ये एतराफ़ात भी किए जा रहे हैं, इससे आवाम को क्या फ़ायदा है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म ये एतराफ़ कर रहे हैं कि महंगाई हुई है और उन्हें आवाम की तकलीफ़ का भी एहसास है, लेकिन साथ साथ फिर बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तो ये एक मामला जो है तरीन साहब, हमें अब ये वही मरहम है जो आप 136 दिनों का हवाला देते हैं, जो हमें पहले तो इन अल्फाज में ख्वाब दिखाए गए, अब इन अल्फाज में हमें मरहम भी दिया जा रहा है, लेकिन वो सब ज़बानी कलामी है। ये सूरत हाल है कि नेपरा ने 1 रुपया और 72 पैसे फ़ी यूनिट बिजली जो महंगी की है, इसमें अब ये बताया जा रहा है कि ये 16.5 से बढ़कर कुछ 18.25 और मजमूई तौर पर कोई 22 रुपये पे जो है वो यूनिट जा पड़ेगा फ़ी यूनिट। जो लोग 300 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहे हैं वो इससे बरी होंगे, उसके ऊपर जो है ये कीमतों का इतलाक होगा। तो ये सूरत हाल है, बिजली की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गंदम की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, आम आदमी के इस्तेमाल की हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है। आपको याद होगा चंद रोज़ पहले हमने यूटिलिटी स्टोर पर जो चीज़ें जिनकी कीमतें बढ़ी हैं उनका भी हमने जिक्र किया था, जिनमें दालें थीं, चने थे, काले चने थे, गरीब आदमी जो है उसने तो रोटी खानी होती है। गरीब आदमी, प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है गरीबों का समंदर, जिस मुल्क में गरीबों का समंदर हो वो तरक्की नहीं करता। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी हैं वो गरीबों के समंदर बनाने की पॉलिसी तो जा रही हैं। आप बिजली इतनी महंगी कर रहे हैं कि कोई गरीब आदमी बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आप गैस इतनी महंगी कर रहे हैं, कोई गरीब आदमी गैस नहीं इस्तेमाल कर सकेगा। पेट्रोल आपने इतना महंगा कर दिया है, और आज वजारत ख़जाना से जैसे मैंने उन्होंने कहा पेट्रोल और भी महंगा होना है। अच्छा, अभी पेट्रोल और महंगा होना है। तो ये चीज़ें जो हैं, डॉलर देखें कहाँ चला गया है। जो खाने पीने की आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, शेख रशीद साहब कई दफ़ा ये कहते हैं कि इमरान खान का मुकाबला किसी से नहीं है, उनका मुकाबला महंगाई से है। अगर वो महंगाई ठीक कर गए तो अगले 5 साल भी उनको कोई नहीं करेगा। वो ज़ियाउल हक़ को भी 10 इलेक्शन गैर जमाती कराना चाह रहे थे और आगे लेके आना चाह रहे थे, अगले 10 साल और 50 साल के लिए रखना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। शेख रशीद साहब उनके बहुत बड़े वो हामी रहते थे। सही। अच्छा, मुशर्रफ के भी वो इसी तरह थे। वो शेख रशीद साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो कहते थे कि जनाब वर्दी बिल्कुल ना उतारें और हम उनके हामी हैं। इस तरह सियासत नहीं होती। आप कर जाते हैं, तारीख़ में नाम नहीं होता आपका। आप क्या कर रहे हैं? महंगाई, इतनी महंगाई कि बिजली महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी। गरीब आदमी तो गोश्त खाने का आप तसव्वुर नहीं कर सकता। 1300 से 1500 किलो हो गया है बकरे का गोश्त, 800 से 900 रुपये किलो बड़ा गोश्त हो गया है। गरीब आदमी कहाँ जाए? उसके लिए रोज़गार नहीं है, उसके लिए कोई हालात साजगार नहीं है, और कोरोना की वजह से गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई में इजाफा हुआ है। कोई हंगामी पॉलिसी है, कोई हंगामी इमदाद होनी चाहिए थी। तो हंगामी पनाहगाह बना दी ना। अगर वो गोश्त नहीं खा सकता, सब्जी नहीं ले सकता, खरीद नहीं सकता, तो वो पनाहगाह चला जाए अपने बच्चों को लेकर और वहां से खाना खाए। ये वज़ीर आज़म ने इक़दाम कर दिए ना, हंगामी इक़दाम। जी, मैं ये समझता हूँ कि आप हुकूमत के इक़दाम की बड़ी दिलजोई से और पुरजोश अंदाज में जो है वो बात करते हैं, चाहे वो सेहत कार्ड हो, चाहे वो पनाहगाहें हो, किसान कार्ड हो। 22 करोड़ लोगों के लिए ये चंद पनाहगाहें काफ़ी हैं? क्या 22 करोड़ लोग जो हैं वो उठ के इन पनाहगाहों में आ जाएं? या क्या 22 करोड़ लोगों के लिए ये सेहत कार्ड और हेल्थ कार्ड काफ़ी है, जिसको कोई मानता ही नहीं है, अस्पतालों वाले लेते ही नहीं हैं? आप अस्पताल क्यों नहीं बेहतर करते? आप शौकत खानम आपने बनाया,
आपने एक चैलेंज दिया कि नहीं हमने बनाना है, शौकत खानम आपने बनाया। शौकत खानम अस्पताल के मयार के सरकारी अस्पतालों को आप क्यों नहीं करते? जिस वो आम आदमी अफोर्ड कर सकेगा, जिस स्टैंडर्ड पर वो है। शौकत खानम के जो एक्सपेंसेस हैं, चले कुछ लोगों को वहाँ रियायत भी मिलती है ज़कात वगैरह के हिसाब से, लेकिन बाकी एक्सपेंस जो है उसका वो आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। सरकारी हॉस्पिटल्स को आप बनाएं और फ्री बनाएं। अच्छा, गरीब आदमी को फ्री आप वो सहूलियात दें। आप देखें हमारे मुल्तान शहर में नश्तर हॉस्पिटल है, वो उस पर न सिर्फ मुल्तान बल्कि इर्द गिर्द और लोरालाई तक और बारखान तक और बलूचिस्तान के और कई इलाकों से वहाँ मरीज़ आते हैं। वो हॉस्पिटल उसमें कोई पिछले 3 साल में कोई तोसी नहीं की गई, कोई नया नहीं इंतज़ाम किया गया। अब उन्होंने जो है वज़ीर आला साहब उनको कहीं ख्याल आया तो निस्टर 2 एक बनाने का सोच रहे हैं। सर देखिए एक्सपेंशन तो हो रही है ना तरीन साहब, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ उस्मान बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस हैं, उन्होंने निस्टर 2 बना दिया है। वो बिल्कुल ठीक आपने कहा, निस्टर 2 बनाने से सिर्फ एक जगह पर है ना, मुल्तान डिवीज़न है या बलूचिस्तान के इलाके हैं, उनका राज काम होगा। बाकी आप क्या कर रहे हैं? आप अटक में क्या कर रहे हैं? आप सादकाबाद रहीम यार खान में क्या कर रहे हैं? आप डेरा गाजी खान राजनपुर में क्या कर रहे हैं, जहाँ लोगों के पास पीने का साफ़ पानी नहीं है? वहाँ आप क्या कर रहे हैं? वहाँ स्कूलों की हालत आप देख लें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेहतर बनाएंगे, आप हॉस्पिटल बेहतर बनाएंगे, स्कूल बेहतर बनाएंगे और सरकारी हॉस्पिटल्स को, और आप निज़ाम, इस पर हम किसी दिन प्रोग्राम करेंगे यकसा निज़ाम तालीम पर भी। बहुत सारा मैटर मैंने इस पर पढ़ लिया है, हम इस पर करेंगे कि यकसा निज़ाम तालीम का क्या है। बिल्कुल आप ये देखें यकसा निज़ाम तालीम करें, लेकिन जो बच्चा बाहर पढ़ रहा है, जो बच्चा इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहा है, क्या यकसा निज़ाम तालीम से जो डेरा गाजी खान में बच्चा पढ़ रहा है, जो राजनपुर में पढ़ रहा है, उसको फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वहाँ जो टीचर्स हैं वो तो स्कूल में नहीं आते, वडेरों के इलाके हैं, MNAs हैं वडेरे, वो जनाब अपने जानवर वहाँ बांधते हैं। फारूक खान लगारी सदर थे, ये मियाँ नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, पूरे मीडिया को लेके गए थे, मैं उसमें साथ था कि देखें जी ये स्कूल हैं। जब वो गर्देजी फॉर्म वाली बात हुई और सारी बातें फारूक खान लगारी, उन्होंने स्कूल दिखाया कि जनाब ये स्कूल हैं और ये आप देखें जी यहाँ जानवर बांधे हुए हैं। घोस्ट स्कूल का एक बड़ा मामला था। इनके अपने बच्चे जो हैं वो लंदन और अमेरिका में पढ़ते हैं भी। अच्छा, इसमें तो वो दूसरों के बच्चों को कहते हैं, अपने बच्चों का हवाला नहीं देते दूसरों के। ये बात खुद वज़ीर आज़म भी करते हैं। लेकिन ये बिजली की जब हम बात कर रहे हैं तरीन साहब, इससे बताया जा रहा है कि सार्फिन पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अब इस मुल्क के 80% लोग 300 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करते हैं, और 300 यूनिट तो ज़ाहिर है एक घरेलू जब आम आप लाइट्स का इस्तेमाल कर लें या बुनियादी अशिया ज़रूरिया है, इस्त्री है, फ्रिज है, हर घर में है, तो ये तो ज़ाहिर है ये 300 वाली बात तो आप कह दें कि लॉलीपॉप है। अच्छा, मिडिल क्लास तबका 300 से ऊपर ही इस्तेमाल करता है, जिस मिडिल क्लास का आप हवाला दे रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये है कि ये आपको याद होगा मियाँ शहबाज शरीफ बिजली के कुछ नए मंसूबे लगा रहे थे, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, उस पर इन्होंने एहतसाब भी किया। बाकी वो थरकोल का एक मंसूबा मोहतरमा का था, वो दोबारा फिर बहाल हुआ था। फिर इसके बाद एक और साहिवाल में प्लांट लगा था। वो उस वक्त तो चलो कुछ तो हलचल हो रही थी, आपने क्या किया है मुतबादिल के तौर? अच्छा, चाइना की बड़ी मिसाल देते हैं। चाइना में जितने कोयले के प्लांट हैं वो बंद करते जा रहे हैं जी, और वहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से। और वहाँ पर चाइना पे हमने किसी दिन प्रोग्राम करना है, वहाँ पावर क्राइसिस पैदा हो गया बहुत बड़ा, वो बंद करते जा रहे हैं अपना सारे वहाँ। हमारे यहाँ कोयले पे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं लगा दें, पहले वाले भी लगाते रहे हैं। और कोयला कहाँ से आना है? ऑस्ट्रेलिया से और बाहर से कोयला मंगवा के हमने यहाँ बिजली पैदा करनी है, तो हम पानी से क्यों ना करें, हम अपने डैम क्यों ना बनाएं? नहीं, डैम पे तो काम कर रहे हैं। देखें अभी वो कह रहे हैं कि कुछ भाषा द्यामर भाषा डैम है, बाकी है उस पे तो। अच्छा, भाषा द्यामर डैम का सुन लें, ये वो डैम है जिसको मैं जनरल मुशर्रफ के साथ भी उस डैम पर गया था, वो भी बना रहे थे। फिर उसके बाद गिलानी साहब और आसफ जरदारी साहब के साथ भी उधर ही हम गए, वो भी बना रहे थे। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में भी यही हुआ। आज ये भी क्रेडिट दे रहे हैं कि हम बना रहे हैं। पापा वो बना रहे हैं तो क्या भाषा पे सियासत करनी है, बाकी डैम नहीं है क्या? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिस तरह सारे इदारे एक पेज पे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक वहाँ आ गए हैं और उनकी बहुत खुशकिस्मत प्राइम मिनिस्टर उनको लोग करार दे रहे हैं कि सारे इदारे उनके साथ हैं, अपोजिशन की मज़ाहमत नहीं है। तो कालाबाग की तरफ क्यों नहीं जाते? सारी अपोजिशन को बिठा के इस पे बात क्यों नहीं करते कि हम कालाबाग बनाएं? अपोजिशन से बात करने के कभी भी मूड में नहीं रहे। बाकी हुकूमतें तो नहीं बना सकती। अपोजिशन तो कह रही है हमसे बात करें, वो तो ईवीएम पे बात नहीं कर रहे। मैंने एक चेयरमैन वापडा का इंटरव्यू किया था, केपी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन कालाबाग बन जाए 4000 बिजली के वहाँ मेगावाट यूनिट जो हैं वो आपके पास होंगे, बटन नीचे करेंगे तो पानी से आ जाएंगे।
सही। आप कालाबाग की तरफ क्यों नहीं जाते? आप लोगों को क्यों नहीं कहते कि आप फिर पानी से बिजली बनाने के और जो मंसूबे हैं मुख्तलिफ दरिया सिंध पर जो मुख्तलिफ जगहें हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के ज़माने में ये है जो बशाम है, बशाम के साथ एक जगह है, वहाँ पर मैं भी गया था। राजा परवेज़ अशरफ साहब उस वक्त वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे। वहाँ पर उन्होंने 2-3 जगहों पर ऐसे बना दिए हैं, टर्बाइनें लगा दी हैं कि जहाँ से छोटे छोटे डैम जो है वो बिल्कुल बन रहे हैं। ये बात करते रहे, ये क्यों नहीं कर रहे? ये कंटेनर पे ये बात छोटे छोटे डैम्स की करते रहे, नहीं हो पा रहा इस वक्त। और दूसरा इसके साथ एक मुतबादल प्लान, जातरीन साहब आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में इन्होंने जो सोलर प्लेट्स थी उस पर इन्होंने ड्यूटी ख़त्म की थी ताकि वो सस्ती हों और हम हर आदमी ले सके। ये एक अच्छी पॉलिसी थी। अगर ये हुकूमत भी उसी पॉलिसी पर कारबंद रहती, नदीपुर हम का बात करते हैं तो वो भी सोलर प्लांट का मामला था ना जो शहबाज शरीफ साहब ने किया, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, बहावलपुर में भी लगाया गया था। सवाल ये है कि आम आदमी तक अगर सोलर प्लेट्स इतनी सस्ती कर दी जाएं कि हर बंदा, हमारा बड़ा तबका है जहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो अवेलेबल है, बहुत से मुल्कों में नहीं है, हमारे पास ये नेमत मौजूद है, तो आम आदमी को अगर सोलर प्लेट्स की इतनी सहूलती इतनी सस्ती कर दी जाए या कोई स्कीम चला दी जाए लैपटॉप की तरह कि उनको सोलर प्लेट्स दे दी जाएं, तो अगर हर घर खुद अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा हो और वापडा को भी दे रहा हो तो मेरे ख्याल में मसला हल हो सकता है। ये भी एक मुतबादल प्लान है। हुक्मरान तबकात जो होते हैं जी, हुक्मरान तबकात चाहे वो PTI के हों, पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हों, महमूद खान अचकज़ई की पार्टी के हों या आसमान यारवली की पार्टी के हों या हमारे फौजी हुक्मरान हों, हुक्मरानों का एक अपना तबका होता है। वो अपने मफादात के लिए सोचते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी आए वो अपने मफादात के लिए सोचती है, अपने अगर ये इस तरह करना शुरू कर दें जैसे आपने कहा और आपने इनको बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि ये कहें जी सोलर लगाएं सब अपने अपने घरों पर और ये करें, एक तो बिजली का प्रेशर कम होगा, लोगों की परेशानियाँ कम होंगी, राउंड द क्लॉक उनको बिजली मिलेगी। लेकिन जब ये हो जाएगा तो फिर वो जो करप्शन होती है, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी करप्शन नहीं होगी, करप्शन से पाक बनाएंगे मुल्क को और करप्शन ख़त्म करेंगे, फिर जो माफिया है तबका और माफिया प्रोडक्शन जो कर रहे हैं बिजली की और जो सर्कुलर डेट में हम फंसे रहते हैं वो का जो कमीशन दे के ये सब काम करवा रहा है हमसे। नदीम गए जी, गौहर गए, प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र थे पेट्रोलियम वाले और सारे, कि आप मुझे बताएं, किसी ने उनसे पूछा? और आमिर क्यानी साहब दवाइयाँ बढ़ा के चले गए, उनको प्राइम मिनिस्टर ने वजारत से हटा के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तो वज़ीर से बहुत ताकतवर होता है, उस वहाँ बना दिया। किसी ने उनसे पूछा? ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे नहीं हैं कि हम कहें कि ये हमने करना है और ये हमने करना है और फिर हमारे बंदे ही वही करते रहें। जहांगीर तरीन साहब का कुछ हुआ, किसी ने पूछा चीनी महंगी हुई, शेख रशीद साहब का ये तो बयान रिकॉर्ड पर है ना कि यहाँ से चीनी लेते हैं, अफगानिस्तान स्टॉक कर देते हैं, फिर यहाँ रेट बढ़ जाते हैं तो फिर उधर से ट्रेनों पर आके इधर ले आते हैं। चलें वो कमीशन की रिपोर्ट का आपने जिक्र कर दिया, उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। एक और कमीशन भी बनने जा रहा है, इस पर भी बात करते हैं। यहाँ पे चूँकि मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन इस सेगमेंट में जो हम बिजली की बात कर रहे हैं इसमें यह तजवीज़ है कि जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप बांटे थे और आप ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट तक वाले जो हैं वो इस्तिस्ना उनको हासिल है, वो जो 300 यूनिट वाले हैं उनको लैपटॉप की तरह आप ये सोलर प्लेट्स ही अगर बांट दें तो मेरे ख्याल में बहुत सा मामला हल हो सकता है। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे कि आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जमानों का अहम इजलास हुआ है, जिसमें पेंडोरा लीक्स में जो पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं उस पर तहकीकात के हवाले से गुफ्तगू की गई है। और इससे पहले वज़ारत दाखिला में ये कहा गया कि एक सेल कायम किया गया है, फवाद चौधरी साहब ने इसका जिक्र किया है, उस पर भी बात करते हैं और फिर क्या ज़राए का कहना है कि इस इजलास में फ़ैसले होने जा रहे हैं। शाहतरीन साहब, क्या आप समझते हैं कि ये आज वो कह रहे हैं कि कोई JIT टाइप का कमीशन बन सकता है जिसमें कुछ अहम इदारे भी शामिल होंगे और वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि ये तहकीकात करके हम कौम के सामने रखेंगे? जब से ये पेपर्स आए हैं एक शोर मचा हुआ है और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर ये ज़िम्मेदारी है। मैं वैसे ये तवक्को कर रहा था कि जिन लोगों के नाम हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मंडे तक उनसे रिज़ाइन ले लेंगे। ये नहीं कि भाई वो इन्वॉल्व हैं नहीं हैं, कोई उनका गुनाहगार हैं या नहीं हैं, लेकिन जब तक इंक्वायरी नहीं होती, वो क्लियर नहीं होते, वो अपने अपने ओहदे छोड़ दें। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का दावा है कि वो रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। उन लोगों को हुकूमती ओहदों से अलग कर दिया जाता। सिराजुल हक साहब ने यह मुतालबा किया है, अलग कर दिया जाता है कि सबसे पहले तो वो बरतरफ किए, उसकी इंक्वायरी होती। JIT टाइप जैसे माजी में JIT बनी है, वो तो वाजिद ज़िया साहब का जो इन्होंने हशर किया वो भी से रिकॉर्ड पर है, किसी दिन उस पर प्रोग्राम करेंगे। वाजिद ज़िया टाइप किसी आदमी को लगाया जाए,
और शफाफ किया जाए और उसके बाद इंक्वायरी की जाए, जो जो आदमी उसमें गुनाहगार है फिर उसको सज़ा दी जाए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप प्राइम मिनिस्टर, जब ये नवाज शरीफ के बारे में ये कागज़ आए थे तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ था कि जब आप पावर में होती हैं आप शफाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती। जी जी। जब आपके पास अख्तियार होता है, आप ताकत में होती हैं, आप हुकूमत में होती हैं, तो आपके नीचे लोग इंक्वायरी नहीं करते। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ना ये कहते रहे और उन्होंने कहा आपको अखलाकी तौर पर सीट से अलग हो जाना चाहिए। सीट से अलग हो जाना चाहिए। आज वही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठे हुए हैं, आज नवाज शरीफ नहीं है। क्या ये राइट नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको कहते कि भाई आप चले जाएं? जो लोग कैबिनेट में मौजूद हैं और उनके नाम आए हैं, जो मिनिस्टर हैं जिनके नाम आए हैं कि आप आज चले जाएं, बल्कि ये तो कल ही चले जाने चाहिए थे। इन लोगों को अलहदा कर देना चाहिए था कि जनाब इन लोगों के नाम हैं, इनको वजारतों से अलहदा कर दिया गया है। जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में अगर इनका कोई आ गया चीज़ तो ठीक है, फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन जब तक इनको इंक्वायरी में क्लियर होगा तो अपनी सीट पर आ जाएंगे वापस, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हसनैन सैयद साहब एक मिसाल दिया करते हैं कि अगर आपके कपड़े पर कोई ऐसी चीट, गंदे पानी की छीट चली गई है तो आप नमाज अदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने किरदार से साबित नहीं करते कि आप पाकीज़ा हैं तो फिर कैसे मुआशरा पाकीज़ा होगा? बिल्कुल सही है। कपड़े की आप आपके इतना बातिन ख्याल पर और रखते हैं, किरदार पर अगर आप दाग अपने हो, किरदार को भी तो साफ रखना है, आप अपने किरदार को भी ये करना है। तो मेरी ये उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि इंक्वायरी शुरू होने से पहले, सेल बनने से पहले, JIT बनने से पहले, जो भी हुकूमत बनाएगी इदारा इसकी सारी इंक्वायरी करने के लिए, उससे पहले जो अहम हुकूमती लोग हैं, जो हुकूमती ओहदों पर हैं, कम अज़ कम उनको अलहदा कर दिया जाए। अच्छा, इस पे ये तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं चले तहकीकात होंगी, उसमें NAB भी है, FBR भी है और IB भी है, तमाम इदारे इसमें मौजूद हैं। ठीक है, एंटी करप्शन भी है, वो करेंगे। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने जो मंतक पेश की है, उन्होंने तो कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहकर कि तहकीकात हम करने जा रहे हैं, सबके मुंह बंद कर दिए हैं। और वो पेंडोरा पेपर्स को उन्होंने कहा जी क्या है, ये तो हमें पहले ही पता था कि ये करप्शन में ये नाम पहले ही आ रहे थे, तो ये खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है। तो शेख रशीद साहब, अगर प्रोड्यूसर साहब हमारे पास वक्त है तो ज़रा सुनाइएगा शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं। डोरा बॉक्स क्या निकला, टेंट फिश या क्या, खेड़ा पहाड़ निकला चूहा, ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। जी, ये एक लॉजिक सामने आई है। तो इसी बुनियाद पर मेरे ख्याल में बरतरफी भी नहीं हुई और रिजाइन भी नहीं लिया गया। आप ये ज़रा सोचें, ये मोहतरम शेख रशीद साहब की वो तकरीरें निकालें जो पानामा का केस आया और पानामा सामने आया तो वो क्या कह रहे थे उस वक्त। अब वो कहते हैं यार इस पाकिस्तान में जो लोग हैं, वो जो ये सियासतदान हैं, इनकी तो मुझे लगता है कोई अखलाकियात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये शेख रशीद साहब क्या कहते रहे थे, आप वो निकाल के किसी वक्त सुनाएं, पूरी कौम को सुनाएं कि ये जब पनामा नवाज शरीफ के बारे में आया था तो उसमें वो डायरेक्ट नवाज शरीफ का तो कोई नाम नहीं था, तो लेकिन नवाज शरीफ को कहा गया कि जी आप रिज़ाइन करें, इसाक डार को कहा गया कि रिज़ाइन करें। आज वो कहते हैं टाँटा फिश और कुछ भी नहीं, पहाड़ और निकला चुका। तो इस तरह काम नहीं है, इस तरह नहीं चलेगी सूरत हाल। इस हुकूमत के लिए अक्टूबर बहुत अहम है। अच्छा, इस अक्टूबर के महीने में 2-4 अहम तब्दीलियाँ होनी हैं, 2-4 अहम पोस्टिंगें होनी हैं। अच्छा। इसमें चेयरमैन NAB की तैनाती भी है, 10 अक्टूबर तक उन्होंने भी अनाउंस करना है नया, और भी 2-4 ऐसी अहम तैनाती हैं, अहम ट्रांसफ़र हैं जो होने हैं। तो अक्टूबर के एंड पर जो है वो शायद सियासी सूरत हाल कोई और तरह भी हो सकती है, और तरह यानी माहौल गर्म हो सकता है, हुकूमत मुखालिफ माहौल गर्म हो सकता है, माहौल गर्म हो सकता है। चलें, इसी पेशीन गोई के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।